नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार यानी आज दोपहर में हरी झंडी दिखाकर ट्रेन की शुरुआत की। रानी कमलापति स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। रानी कमलापति स्टेशन से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से हजरत निजामुद्दीन तक जाएगी और यह सप्ताह में 6 दिन चलेगी। शनिवार को इसका संचालन नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, शनिवार को इसके लिए मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा। आज एमपी को अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। वंदे भारत एक्सप्रेस से भोपाल और दिल्ली के बीच का सफर और तेज हो जाएगा। ये ट्रेन प्रोफेशनल्स के लिए, नौजवानों के लिए, कारोबारियों के लिए नई सुविधा लेकर के आएगी। साथियों, ये आयोजन जिस आधुनिक और भव्य रानी कमलापति स्टेशन पर हो रहा है, उसका लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आप सबने मुझे दिया था। आज मुझे यहीं से दिल्ली के लिए भारत की आधुनिकतम वंदे भारत ट्रेन को रवाना करने का आपने अवसर दिया है। रेलवे के इतिहास में कभी बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि एक ही स्टेशन पर इतने कम अंतराल में किसी प्रधानमंत्री का दोबारा आना हुआ हो। मध्य प्रदेश में रेलवे के कुल 84,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए विजन है। प्रधानमंत्री जी ने देश भर में रेलवे स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प की सिद्धि में इस रानी कमलापति स्टेशन का महत्वपूर्ण स्थान है। रानी कमलापति स्टेशन से जो अनुभव प्राप्त हुआ, आज उस अनुभव का उपयोग करके माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर में 1200 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं। देश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। जो कभी पिछले सरकारों में जो कभी गंदे और बदबू मारते हुए रेलवे स्टेशन होते थे, उनको शानदार एयरपोर्ट में बदल दे, उसको मोदी विजन कहते हैं। मोदी विजन हमने देखा जब प्रधानमंत्री जी पहली बार आए थे यहां, तब हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया था और आज वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाए। बहनों और भाइयों, इस बार फिर वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे रहे हैं। भोपाल से दिल्ली अब कम समय में हम पहुंच सकेंगे, लेकिन मन में प्रसन्नता होती है। एक सरकार थी कांग्रेस की जिन्होंने विदेशी तंत्र दिया था, लेकिन मोदी जी ने स्वदेशी का मंत्र दिया है। यह वंदे भारत स्वदेशी है पूरी तरह से। अब हमारी ट्रेन स्वदेशी। सेना ने यहां एक मेला लगाया है, उसमें टैंक स्वदेशी, युद्धपोत स्वदेशी। ये मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कार हो रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में मंदिर में रामनवमी के दिन हुए इंदौर बावड़ी हादसे के बाद लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन उनके द्वारा किया गया। इसके बाद कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए और इसी बीच हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया और कहा कि इस समय जो लोग उन्हें छोड़ गए हैं या देश को छोड़ गए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। उसके बाद उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। जो श्रद्धालु जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है,
मैं उनके जल्द स्वास्थ्य की भी कामना करता हूं। जो श्रद्धालु जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है, मैं उनके जल्द स्वास्थ्य। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रदेश व्यापी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2030 का कार्य 1 अप्रैल यानी आज से शुरू हो गया है और सर्वेक्षण के लिए मुख्यमंत्री निवास के सामने प्रांगण में दलों को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रवाना किया। छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर राज्य शासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और इसी कार्य के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को नोडल अधिकारी और नोडल विभाग को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है और वहीं पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय की ओर से सर्वेक्षण को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश भी कलेक्टर को जारी कर दिए गए। छह मार्च को हम लोगों ने बजट प्रस्तुत किया और पोर्टल हम लोगों ने 25 तारीख को सरगांव में पोर्टल का लॉन्च किया और आज जो आर्थिक सामाजिक सर्वे टीम है वो गांव-गांव पहुंच चुकी है, जिसके माध्यम से जो आवासहीन हैं या जो लोग गैस सिलेंडर का, रसोई गैस का उपयोग करते हैं, शौचालय की स्थिति क्या है, इस सबकी सर्वे की जाएगी। और जो 2011 के सर्वे सूची में जिनका नाम छूट गया था, ऐसे आवासहीन व्यक्तियों को क्रमबद्ध ढंग से उनको आवास दिया जाएगा। इस साल के बजट में 3,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें आवासहीन व्यक्तियों को आवास। मध्य प्रदेश के इंदौर में रामनवमी के दिन बेलेश्वर महादेव मंदिर में हुए हादसे पर पीड़ित परिवारों से मिलने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इंदौर पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने पहुंचकर पीड़ितों का दुख दर्द बांटा। इलाके के लोगों से एक सुर में उनके द्वारा कहा गया कि मंदिर नहीं चाहिए। मंदिर की घंटी बजते ही अपने दिव्यांगत परिजनों की याद तो उनको सताएगी और वही कमलनाथ ने सबकी बात धीरज के साथ सुनी और इस दौरान उनके द्वारा कहा गया कि अगर 7 दिन के अंदर मंदिर में अवैध निर्माण नहीं हटाए गए तो कोर्ट जाएंगे। और वही पूर्व सीएम कमलनाथ घायलों को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे और वहां पर उन्होंने कहा कि इंदौर को स्मार्ट सिटी कहते हैं, लेकिन इस हादसे की हकीकत उसके द्वारा बता दी गई है और वही हमारी सरकार आने के बाद हर जिले में रेस्क्यू रैपिड एक्शन फोर्स बनाई जाएगी, जो किसी भी हादसे पर 15 मिनट के बाद इस मौके पर पहुंच जाएगी। ऐसी घटना जिससे पूरा इंदौर, पूरा मध्य प्रदेश कलंकित हुआ है। अवैध निर्माण के नोटिस दिए गए, लोगों ने मुझे अभी कहा अवैध निर्माण के नोटिस दबा दिए गए राजनीतिक दबाव से। हम तो ये मांग करते हैं कि 7 दिन में, अभी जो लोगों ने मांग रखी है सामने कि इस सब को डिमोलिश किया जाए, तोड़ा जाए, और हम 7 दिन के अंदर नहीं किया, हम कोर्ट जाएंगे PIL में कि अपराधियों को दंडित किया जाए और इसको तोड़ा जाए। ये आज अवैध निर्माण का परिणाम है। लोगों ने सर क्या कहा, परिजनों से बात हुई आपकी? मेरी परिजनों से बात गई, उन्होंने कहा कि किस तरह वो जीवित निकले, उन्होंने अपनी बातें बताई। और हमारी सरकार आएगी, हम रैपिड रेस्क्यू फोर्स बनाएंगे। हर जिले में, हर अपने बड़े नगरों में रैपिड रेस्क्यू फोर्स होनी चाहिए जो 15 मिनट के अंदर पहुंच जाए। यहाँ हमारी फौज, आर्मी 12 घंटे बाद पहुंची, कोई प्रबंध नहीं, और इसे हम स्मार्ट सिटी कहते हैं। शर्म की बात है ये। सर, प्रधानमंत्री के भोपाल आ रहे हैं, प्रधानमंत्री का भोपाल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता नारायण चंदेल ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि 2018 के अनुसार भूपेश सरकार ने जो घोषणाएं की थी वो 10 लाख युवाओं को न्यूनतम 2500 रुपए प्रति माह रोजगारी भत्ता देने, और उनके अनुसार देखें तो इस साल के बजट में मुख्यमंत्री जी ने साफ 250 करोड़ का प्रावधान रखा है और ये तो सिर्फ 1 माह में खत्म हो जाएगा। मतलब स्पष्ट है कि कांग्रेस बेरोजगार युवाओं को ठगी कर रही है। इसलिए भत्ता देने के लिए नियम इतने कठिन बनाए गए हैं ताकि सब युवा अपात्र हो जाएं और प्रदेश का युवा वर्ग उनका जवाब देगा।
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने, भूपेश सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में बेरोजगारी भत्ते के लिए मात्र 250 करोड़ रुपए रखे। उनके जन घोषणा पत्र में क्रमांक 5 में ये शामिल है कि 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को या तो रोजगार दिया जाएगा या बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 250 करोड़ रुपए अगर हम हिसाब लगाएं तो मात्र 1 महीने का है। 1 महीने में इतनी राशि समाप्त हो जाएगी। इस भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवानों के साथ में छल किया है, उनके साथ धोखा किया है और उनको सब्जबाग दिखाया है। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवान आने वाले इस चुनाव में इस सरकार को अवश्य सबक सिखाएंगे और इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में खादी एवं ग्रामोद्योग के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में जिस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है, शायद भारत में पहली बार हुई है और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। जिस तरह आज देश के संविधान की अवहेलना और धज्जियां उड़ाई जा रही है, वह किसी हिटलरशाही से कम नहीं है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, जो सोचनीय विषय है। इससे पहले देश में कई प्रधानमंत्री रहे जिनके ऐतिहासिक निर्णय हैं और देश आज भी उन्हें याद कर रहा है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की समीक्षा हुई, तब से इसमें नोटबंदी, जीएसटी, बेतहाशा महंगाई, भ्रष्टाचार, नफरत की राजनीति और जिस तरह से उन्होंने कुशासन चलाया और उनके कार्यों को काले अक्षरों में लिखा जाएगा। देश की जनता को बरगलाने के लिए, झुठाने के लिए इससे ज्यादा घृणित बात नहीं हो सकती। पिछड़े वर्ग के नेता को बड़ा अपमानित कर दिया आपने। पिछड़े वो मोदी, एक उसमें जैन है, एक उसमें मारवाड़ी है। कौन से पिछड़े नेता का अपमान हो गया? और पिछड़े नेता का अपमान हो गया आप बोल रहे हैं? अरे पिछड़े लोगों के सम्मान की रक्षा करने का काम हमने किया है। 2 मुख्यमंत्री हमारे पिछड़े वर्ग के हैं, 3 में से 2 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तो लाजवाब काम किया है। आरक्षण का बिल हमने पास किया है, बिल पड़ा हुआ है राज्यपाल के पास, दस्तखत नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रही थी और ये जनाब नहीं कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, कितने ढोंगी हैं। तो रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे अन्य खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में युवा कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति मार्च निकाला और वही केंद्र सरकार के द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के विरोध में युवा कांग्रेस ने कांग्रेस भवन से गांधी चौक तक मशाल रैली निकाली। आपको बता दें, युवा कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति मार्च और रैली निकाली और इस दौरान पीताम्बर नाग जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस और महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज मशाल रैली इसलिए निकाला गया है क्योंकि आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी के साथ जो बीजेपी सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है और जो संविधान का हत्या हो रहा है, उसको लेकर हम पूरे भारत में हमारे पूरे कांग्रेस जनों के द्वारा आज मशाल रैली निकाला जा रहा है। जो मशाल रैली निकालकर जो संविधान का हत्या कर रहे हैं उनके विरोध में हम खड़े हैं और हम मशाल रैली निकालकर जताना चाहते हैं कि आप संविधान बचाना है, संविधान के हिसाब से चले। और उनके साथ साथ देखिए, राहुल जी को उनके बंगले से भी निकाला जा रहा है। मैं पहली बार देखा हूं कि इतने तत्परता से जो बीजेपी की सरकार ने जो कार्रवाई किया है, कोर्ट से जब 2 साल को उनको सजा हुआ, दूसरे तत्काल उनको स्पीकर के द्वारा हटाया गया। ऐसा नहीं होता, जबकि 1 महीने का समय दिया गया है। आदरणीय राहुल गांधी जी को कुछ दिन समय देना था, उसके बाद उनके सदस्यता खत्म करना था। लेकिन ऐसा न करके बीजेपी सरकार ने राहुल गांधी जी के डर के कारण, उनके सवालों का जवाब नहीं देने के कारण, उनकी जो डर है वो सामने दिखा है। इसी कारण राहुल गांधी के साथ पूरे बीजेपी सरकार जो छिछोरी हरकत करे, उसका हम पूरे कांग्रेस जन यूथ कांग्रेस के तरफ से विरोध प्रदर्शन करते हैं। और इसी के साथ संस्कारधानी राजनांदगांव में भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
हिंदू समाज की ओर से निकाली गई इस भव्य शोभा यात्रा में राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मौजूद रहे। और वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि परंपरा के अनुसार राजनांदगांव में भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक नए वातावरण का निर्माण हुआ है जब से अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न केवल विकास हो रहा है बल्कि नया सांस्कृतिक परंपरा जो है वो भी पैदा हुआ है। नगरी राजनांदगांव और परंपरा के अनुसार भव्य शोभा यात्रा भगवान राम की निकली है और राजनांदगांव के हर गली मोहल्ले में भव्य स्वागत होते हुए पूरे शहर की परिक्रमा कर रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं देश में जब से वो एक नया वातावरण का जन्म हुआ है, अयोध्या में राम जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण और रामलला विराजने वाले हैं, तो निश्चित रूप से भगवान राम की असीम कृपा पूरे देश में है, छत्तीसगढ़ में है और राजनांदगांव में है। आज तो राजनांदगांव के गांव-गांव में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। न केवल राजनांदगांव, पहली बार मुझे महसूस हुआ कि 1000, 2000, 3000 की आबादी वाले गांव में भी शोभा यात्रा, तो एक वातावरण का निर्माण पूरे देश में हुआ है भगवान राम लला के प्रति। और ये निश्चित रूप से ये प्रतीक है कि इस देश में वैचारिक परिवर्तन कैसे हो सकता है, सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे हो सकता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश न केवल विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी मजबूती के साथ आगे बढ़ा है और भव्य राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर का निर्माण उस पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की योजना कन्या विवाह अंतर्गत जिला बालोद में शासन द्वारा बीपीएल परिवार के युवक युवतियों का सामूहिक विवाह का आयोजन संपन्न हुआ और इसके लिए लाखों रुपए का बजट विभाग को दिया गया था। इस साल सामूहिक विवाह आयोजित होने के लिए बजट की स्वीकृति नए वित्तीय साल में दे दी गई, लेकिन महिला और बाल विकास विभाग गुंडरदेही के अधिकारी योजना को ठेंगा दिखाते हुए नजर आए और वही विवाह का आयोजन नहीं करा सके। जब मार्च महीने का समय आया तो खर्चे की याद आई और आनन फानन में जोड़े खोजकर सामग्री खरीदी गई और तैयारी शुरू की गई। जिले के गुंडरदेही ब्लॉक में ग्राम पंचायत कंदकुंद पार आयोजित समूह विवाह अव्यवस्था के बीच में संपन्न कराया गया, तो वही विवाह के लिए 39 जोड़ों का पंजीयन कराया गया। पंडाल के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन कार्यक्रम में पहुंचे लोगों के लिए पर्याप्त सुविधा तक नहीं पहुंची और इसके चलते अतिथि वर वधु और स्वजन गर्मी से बेहाल रहे। आज ग्राम कचांदूर में छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 39 जोड़ा के विवाह कार्यक्रम संपन्न हुई। निश्चित ही ये समाज में एक संदेश सामूहिक विवाह के प्रति जन जागृति समाज में आया है और हर वर्ग के हर समाज के जन जोड़ा मन यहाँ आके अपन आशीर्वाद ले गायत्री मंत्र के साथ मंत्रोच्चार के माध्यम से मैं समझता हूँ कि बहुत ही नेक और पहल काम है, अनुकरणीय पहल है। और छत्तीसगढ़ सरकार के समाज कल्याण विभाग के माध्यम से, महिला बाल विकास के माध्यम से लगातार प्रदेश में, जिला में, ब्लॉक स्तर में हर जगह ये ऐसा आदर्श और सामूहिक विवाह के आयोजन हमेशा बढ़िया सफलतापूर्वक होते हैं। गुंडरदेही ब्लॉक के कचांदूर में अभी मुख्यमंत्री कन्या विवाह जो आदर्श विवाह योजना के अंतर्गत वहाँ विवाह आयोजित की गए थे, जिसमें काफ़ी अनियमितता अव्यवस्था का आलम वहाँ पर था। जैसे कि वहाँ पर पानी की व्यवस्था और न ही वहाँ पर उनके लिए जो सामग्री वहाँ पर व्यवस्था की गई थी, न ही वहाँ पर उनके लिए पर्याप्त सामग्री की व्यवस्था की गई थी। और पूर्व में हमारे आदरणीय रमन सिंह द्वारा यह योजना चालू की गई थी, लेकिन यह कांग्रेस सरकार द्वारा यह योजना को बंद कर दी थी। लेकिन अभी चुनाव को देखते हुए यह योजना उनके द्वारा पुनः चालू की गई है, लेकिन इसमें भी उनके द्वारा छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में महिला बाल विकास शहरी परियोजना और ग्रामीण परियोजना के द्वारा अंबिकापुर में गायत्री मंदिर में मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया और कुमारी मधुमती सिंह अंबिकापुर शहरी परियोजना प्रभारी ने बताया कि गायत्री मंदिर के परिसर में 18 जोड़ों का विवाह कराया गया, जिसमें 8 जोड़े अंबिकापुर शहरी, 6 जोड़े अंबिकापुर ग्रामीण योजना और 1 जोड़ा
दरिमा और 3 जोड़े लखनपुर के हैं। और वही विवाह के दौरान वर वधू के साथ उनके परिजन भी शामिल हुए और वही नव दंपति को आशीर्वाद प्रदान किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या योजना अंतर्गत प्रति जोड़े को 25,000 रुपए का प्रावधान है और इसमें 5,000 रुपए का भोजन और व्यवस्था प्रोत्साहन के लिए चेक राशि का 1,000 रुपए चेक के माध्यम से और विशेष राशि जो है उपहार सामग्री प्रदान करने के लिए दी जाती है। यहाँ पे मुख्यमंत्री निर्धन कन्या सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा है। 18 जोड़ों की शादी हो रही है, जिसमें से 8 जोड़े अंबिकापुर शहरी के हैं, 6 जोड़े अंबिकापुर ग्रामीण परियोजना के हैं, 1 जोड़ा गरिमा से है और 3 जोड़े लखनऊ। मेरा नाम अनीता सिंह है, मैं अंबिकापुर ग्रामीण परियोजना की सुपरवाइजर हूँ। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत हो रहा है। यहाँ पे 20 जोड़ों का विवाह हो रहा है। सुनाई नहीं दे रहा। शादी हो रही है ये गायत्री मंदिर के अंदर में। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में ओलावृष्टि हो रही है। आपको बता दें, इस ओलावृष्टि से फसलों के साथ पेड़ पौधे को काफी नुकसान हुआ। वहीं 31 मार्च की शाम करीब 4 बजे मौसम का मिजाज अचानक बिगड़ गया और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान के साथ ओले पड़ने लगे। इस ओलावृष्टि से किसानों की फसलों के साथ पशु पक्षियों को भी नुकसान पहुंचा। मिली जानकारी के अनुसार जिले के ग्राम पंचायत बगली क्षेत्र में कई हिस्सों में ओलावृष्टि हुई और वहीं ओलावृष्टि के दौरान विद्युत सेवाएं भी चरमरा गई। तो फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।